क्यों थिएटर की इंडस्ट्री को आपने खैरबाद कहा? थिएटर की इंडस्ट्री को इसलिए खैरबाद कहा कि क्योंकि हमारे पास आखिरत के लिए कुछ नहीं था। कुछ लोगों का ये कहना है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अगर मेरे पास पैसे होते, मैंने पैसे जमा कर लिए होते या कुछ होता तो शायद आज मेरे पास गाड़ी होती, सब कुछ होता, अपना घर होता। मेरे पास घर भी आज रेंट का है। लड़की के पास सब कुछ आता है, वो शॉर्टकट रास्ता अपनाती है ना, साथ अपना एक नाम बढ़ाने के लिए या अपना रेट बढ़ाने के लिए स्टेज पे आती है। वो एक लड़की है, नॉर्मल लड़की है, वो बाहर 500 रुपये जिस्म फरोशी का धंधा करती है। वो स्टेज पे आके खड़ी हो जाती है, डायरेक्ट उसका 40,000 बढ़ जाता है, तो उसने शॉर्टकट रास्ता अपना लिया। आपको भी ऑफर्स होती थी? बहुत होती हैं ऑफर, हर बंदे को होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मादी की मशहूर डांसर, परफॉर्मर, आर्टिस्ट, स्टेज एक्ट्रेस रेशम खान से। इन्होंने थिएटर की इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया। क्यों कहा, जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। मुझे बताइएगा कि आप एक रूज पे जा रही थी, इतनी फ़ैन फॉलोइंग, सारे मामला, तो क्यों थिएटर की इंडस्ट्री को आपने खैरबाद कहा? थिएटर की इंडस्ट्री को इसलिए खैरबाद कहा कि क्योंकि हमारे पास आखिरत के लिए कुछ नहीं था। तो जब अल्लाह पाक किसी को नेकी की हिदायत देता है तो ये समझें कि अल्लाह पाक ने शायद मुझे चुन लिया है। और जो मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आई है, मैंने फ़ील्ड छोड़ी है, क्योंकि हम लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं। फ़ील्ड बुरी नहीं होती, मैं फ़ील्ड को बुरा नहीं कहूँगी, लेकिन अच्छे लोग, बुरे लोग हर जगह पे होते हैं और उनके साथ हम लोग भी बुरे कामों में शामिल हो जाते हैं। इंसान है। तो जब हम इतना कुछ करते हैं तो अब आके मेरा दिल मुतमईन नहीं था इस चीज़ के लिए, तो मैं कह रही थी कि मैं कोई अच्छा काम करूं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की राह पे चलूं, ताकि हमारे पास आखिरत के लिए भी कुछ हमारे पास अमाल हों। मुझे बताइएगा, कुछ लोगों का ये कहना है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कि अच्छे खासे पैसे इकट्ठे कर लिए, लोगों का माल बटोर लिया, तो अब ये नेक पारसा बन जाते हैं। क्या ये बात में कोई हकीकत है? अगर मेरे पास पैसे होते, मैंने पैसे जमा कर लिए होते या कुछ होता तो शायद आज मैं मेरे पास गाड़ी होती, सब कुछ होता, अपना घर होता। मेरे पास घर भी आज रेंट का है और गाड़ी भी नहीं है। गाड़ी तो दूर की बात है, बाइक भी नहीं है। तो मैं जिस हालत में आप मुझे देख रहे हैं, मेरे ख्याल में मैं सिंपल इसी हालत में रहती हूँ। तो हक हलाल की जो कमाई होती है ना, उसमें वो देर से अल्लाह पाक देता है, लेकिन देता ज़रूर है। और शॉर्टकट रास्ता मैंने इसलिए नहीं अपनाया। मैं स्टेज एक्टर रही हूँ, सबको पता है, 16 साल मैंने काम किया और 16 साल का एक अरसा होता है। आज मेरे पास पता नहीं कितने घर होते। लड़कियाँ 6 महीने काम करती हैं, घर गाड़ी आ जाती है। किस तरह से आती है? साजरे अब वो मैं कहूँ कि स्टेज एक्टर सिर्फ रहकर काम करके, एक्टिंग करके वो कमाएँ, तो फिर तो हमारे बड़े-बड़े मेन एक्टर जो हैं, नामज़द एक्टर हैं, उनके पास अभी तक बेचारों के पास बाइक तक नहीं है। लोगों के साथ आते हैं वो लिफ्ट लेके, जेंट्स जो हैं, मेल। तो फीमेल के पास ऐसे कैसे आ जाती है जल्दी घर गाड़ी? वो मेल के पास क्यों नहीं आते हैं? बल्कि वो सीनियर एक्टर भी होते हैं, वो अच्छे एक्टर होते हैं। तो लड़की के पास सब कुछ आता है, वो शॉर्टकट रास्ता अपनाती है ना, साजरे अपना एक नाम बढ़ाने के लिए या अपना रेट बढ़ाने के लिए स्टेज पे आती हैं। किस तरह के रेट की बात कर रही हैं आप? साहब अब एक लड़की है, नॉर्मल लड़की है, वो बाहर 500 रुपये जिस्म फरोशी का धंधा करती है। वो स्टेज पे आके खड़ी हो जाती है, डायरेक्ट उसका 40,000 बढ़ जाता है, तो उसने शॉर्टकट रास्ता अपना लिया है। हमारी फील्ड में ये चीज़ होती है। अब ना वो एक्टर रहे हैं, ना वो काम रहा है, ना ही वो काम की कदर रही है। अब तो सीधी सी बात है, लोग वहाँ पे, एक्ट्रेस भी वहाँ पे काम कर रही होती हैं, पब्लिक में से लोग जाते हैं वहाँ पे, एक दिन सीट लगवाते हैं, दूसरे दिन लड़की को नाइट के लिए लेकर जाते हैं और बस उनका काम पूरा हो जाता है। दूसरे दिन कोई और बंदा होता है। अब ये चीज़ें आ गई हैं और जिस चीज़ से मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने फील्ड छोड़ दी। और सबसे जो बड़ी वजह बनी है, मौलाना तारिक जमील साहब हैं। उनके बयानात सुनती थी और उनके बयानात सुनने की वजह से ही मैं ज़्यादा जो है ना इस फील्ड से आउट हुई हूँ। क्योंकि वो हर बयान में ये कहते हैं कि अल्लाह पाक को राज़ी करो, अल्लाह पाक को राज़ी करो। अल्लाह को राज़ी कर लिया तो सब कुछ मिल जाता है। 16 साल मैंने बंदों को राज़ी किया, मुझे कुछ नहीं मिला सिवाय ज़िल्लत के। आपको भी ऑफर्स होती थी? बहुत होती हैं ऑफ़र, हर बंदे को होती हैं। मैं ये नहीं कहना चाहती कि सभी बुरी होती हैं, सब अच्छी भी, बीच में अच्छी भी होती हैं, बीच में बुरे लोग भी होते हैं। ऑफ़र मुझे भी होती रही हैं, गलतियाँ मुझसे भी बहुत हुई हैं, लेकिन उस तरह की गलतियाँ नहीं हुई कि मैं कहूँ कि आज आप देख रहे होंगे आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं जी, मीडिया पे आ रही हैं, फ़िलहाल लड़की पे फायरिंग होगी, फ़िलहाल बंदे पे ये हो गया, फ़िलहाल लड़की के साथ ये हो गया। 16 साल मैंने काम किया, तक मेरा कोई इस तरह का सीन नहीं चला। आप पे नहीं फायरिंग हुई? अल्हम्दुलिल्लाह होगी भी नहीं, क्योंकि मैंने किसी का माल खाया नहीं है। अच्छा, आपका कहना ये है कि जो लड़कियां माल खाती हैं उन पे फायरिंग होती है? साथ हमारी फील्ड चलती इसी तरह से है। हमारा 40-40 हज़ार का एक ड्रेस होता है, मेकअप होता है। हम अगर 40,000 वीक का ले रहे हो तो हम ड्रेस बनाएँगे, घर को कैसे चलाएँगे और गाड़ी कैसे आएगी? तो आप किस तरह से मैनेज करती थी? मैं मैनेज करती थी, मैंने कभी 10,000 से ऊपर ड्रेस नहीं बनवाया था क्योंकि मैं बहुत छोटी एक्टर थी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कमाई में से सारा कुछ करती थी। मेरा घर भी चलता था। अभी भी मेरे घर की हालत देख ले, मेरे पास रेंट का घर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने किसी का खाया नहीं है। फील्ड में से आज तक कोई बंदा उठ के ये नहीं कहेगा रेशम इतने पैसे खा गई है, क्योंकि रेशम हमेशा कहती थी मैं माड़ी बंदी हूँ, मैं ये काम कर नहीं सकती।
कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी साथी फ़नकारा की वजह से आपने फ़ील्ड छोड़ दी? अक्सर मैंने देखा है कि ये जो ख़वातीन होती हैं स्टेज डांसर्स, इनकी आपस में बनती नहीं है, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। होते हैं, बहुत होते हैं हमारे, क्योंकि हम लड़कियाँ एक दूसरे की दुश्मन होती हैं फील्ड में। तो लेकिन मैंने किसी की वजह से नहीं, मैंने मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात सुन के उनकी वजह से उनसे मुतासिर होकर मैंने फ़ील्ड छोड़ी है। मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, 5 बच्चे हैं मेरे बेटे हाफ़िज़ कुरान है माशाल्लाह 15-15 सिपारों के। मेरी बेटियाँ माशाल्लाह तालीम हासिल कर रही हैं। तो अगर मैं इस बड़े हो रहे हैं बच्चे, अगर मैं सारी ज़िंदगी यही कुछ करती रहूँगी तो मेरे बच्चों का मुस्तकबिल नहीं है। आपने बताया कि मजबूरियाँ थी, बच्चे छोटे थे, तो घर की कफ़ालत करने वाले आपके शौहर या वालिद कोई नहीं था? नहीं, मेरे शौहर से मेरी डिवोर्स हो गई थी और वालिद मेरे वालिद हैं, बहन-भाई हैं, सब हैं। जब लड़की की शादी हो जाती है ना, तो जब बच्चे हो जाते हैं, फिर लड़की वो बेटी नहीं रहती उस घर की। ये सबसे बड़ी हकीकत है। माँ-बाप बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जो बाकी फैमिली होती है वो बर्दाश्त नहीं करते। हर बंदे के अपना ज़मीर होता है, अपना ज़हन होता है। मेरे ज़मीर नहीं मुतमईन था कि मैं अपने बच्चों को लेके, मैं तो बर्दाश्त कर लेती, लेकिन हर माँ अपने बच्चों पे तंगी या ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करती। मेरे बच्चों को कोई ओए करके बुलाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने खुद से कमा के अपने बच्चों को सँभाला है, खुद से कमा के अपने बच्चों को पालने का डिसीजन लिया है। मेरे माँ-बाप हैं, सब कुछ हैं। जब से मैं अपने बच्चों को लेके निकली हूँ, आज तक मैंने किसी से कोई 1 रुपए की भी हेल्प नहीं ली, ना भाई से, ना माँ से, ना बाप से। मुझे बताइएगा कि अब आपने अपना किबला दुरुस्त किया, आपने फ़ील्ड छोड़ दी, लेकिन फ़ील्ड में आना किस तरह हुआ? तब नहीं आपके माइंड में ये ख़्याल आया कि ये अच्छा काम नहीं है? नहीं, तब नहीं आया था। जब इंसान का पेट खाली होता है ना और छोटे-छोटे बच्चे एक माँ को नज़र आ रहे होते हैं, तब ये अच्छे-बुरे की पहचान नहीं होती। हमारी कई बहनें ऐसी हैं बेचारी जो अपनी औलाद की खातिर, उनके पास कोई रोज़गार नहीं होता, कोई कमाने का ज़रिया नहीं होता। वो जिस्म फ़रोशी पे भी बेचारी मजबूर होती हैं। ये वो ही जानती हैं वो किस तरह से कर रही हैं। हम लोग तो बात कर देते हैं। हमारा माशरा ऐसा है ना कि हम किसी भूखे को एक टाइम की रोटी नहीं खिला सकते। बातें उन पे हम हज़ारों कस लेते हैं। तो वो वही जानता है जिस पे बीत रही होती है। मेरे पास भी बच्चे थे, मजबूरी में इस फ़ील्ड में आई। अभी ये कि 6 माह पहले का आप लगा लें कि मैं अपनी फ़ील्ड को कहती थी, मुझे मेरे माँ-बाप ने सबने कहा फ़ील्ड छोड़ दो, अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा मुझे फ़ील्ड ने उस टाइम सँभाला है, जिस टाइम मैं जिस्म फ़रोशी पे शायद मजबूर हो जाती और मुझे कोई दुःख भी ना होता अगर मैं अपने बच्चों के लिए ये सब कुछ करती तो। लेकिन मुझे फ़ील्ड ने उस टाइम सँभाला है कि मैं किसी के सामने मैंने अपने आप को नंगा नहीं किया किसी के सामने और मैं आराम से तरीके से कमाया और अपने बच्चों को पाला है। लेकिन 300-400 मर्दों के सामने डांस करना, अपने जिस्म के अज़ा को हिलाना, ये भी एक तरह की जिस्म फ़रोशी नहीं है? है लेकिन ना एक जो चीज़ क्लियर हो के सामने आ रही है ना, उस चीज़ से ये बेहतर थी। एक कह दे कि जब इंसान कोई बुरे रास्ते पे चलता है ना, उसमें नशा या उसमें लज़्ज़त बहुत ज़्यादा होती है। उसमें मुश्किलें नहीं होती, आसानियाँ ही आसानियाँ, दरवाज़े खुलते चले जाते हैं। अल्लाह पाक कहते हैं मैंने बंदे को आज़ाद किया, कहाँ तक जा सकते हैं। वो हाल हमारा होता है कि हमें सब कुछ नज़र भी आ रहा होता है कि ये हम गलत तरफ जा रही हैं। गलतियाँ होती भी हैं, फ़रिश्ता तो कोई नहीं होता। घर में बैठी औरत भी गलती कर लेती है। इस चीज़ में लज़्ज़त और इस चीज़ में चमक-धमक जो है ना, वो इतनी ज़्यादा है कि देखने वाला बंदा कहता है बस यही सब कुछ है। पैसा इतना ज़्यादा मिलता है उसमें। तो उस टाइम नहीं सेंस थी। मैं खुद अपने मुँह से कह रही हूँ कि 6 महीने पहले तक मैं कहती थी मैं ये फ़ील्ड छोड़ ही नहीं सकती, ये फ़ील्ड मेरे लिए बहुत अच्छी है। लेकिन जब अल्लाह पाक नेकी की हिदायत देता है, एकदम से मेरे दिमाग में आया। मैंने चलते ड्रामे में से मेरी 2 जगह पे पब्लिसिटी मेरी अलहमरा माल पे पब्लिसिटी हो गई थी। 2 दफ़ा उन्होंने पब्लिसिटी करवाई है बड़ी कास्ट के साथ। तो मेरे जिस्म ने, जब मैंने तौबा की तो मेरे जिस्म ने इजाज़त नहीं दी। एक दिल करता था चली जाऊँ, करूँ, लेकिन फिर मेरा जिस्म मेरा साथ नहीं देता क्योंकि मेरे अल्लाह पाक ने मुझे चुन लिया था। इसलिए शायद कि अल्लाह पाक का खौफ बहुत ज़्यादा था मेरे दिल में, तो मैंने दोबारा फ़ील्ड छोड़ी है, तो मैंने दोबारा करनी भी नहीं है। मैंने देखा है कि अक्सर डांसर्स जो हैं वो फ़ील्ड छोड़ देती हैं, लेकिन कुछ अरसा के बाद दोबारा आ जाती हैं। क्या आप तो नहीं ऐसा करेंगी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा नहीं करूँगी। अल्लाह पाक ना वो टाइम लेकर आए, अल्लाह पाक मुझे साबित कदम रखे और अल्लाह पाक मुझे तौफ़ीक दे, मैंने जो फ़ैसला लिया है। अल्लाह पाक ने अगर मुझे चुना है तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मेरा साथ देंगे और दे रहे हैं अल्लाह पाक से मेरा साथ, तो मैं इस फ़ील्ड में दोबारा नहीं आऊँगी। मुझे बताइएगा, बहुत सी नौजवान लड़कियां जो हैं वो ये रंगीनियां, ऐशो-आराम, गाड़ियां, शोहरत, फ़ैन फॉलोइंग देखने के बाद इस फ़ील्ड में आने की तरफ मुतवज्जो हो जाती हैं। तो उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? उनके लिए ये पैगाम उनको मैं देना चाहूँगी कि इस फ़ील्ड में आने से बेहतर है कि घर में कोई अपना रिज़्क़ हलाल कमाने का ज़रिया बनाए। पढ़ी लिखी हैं मेरी बहनें, कोई भी रोज़गार कर ले, लेकिन ये है कि अपनी लिमिट में रह के काम करें। काम कोई बुरा नहीं होता, लिमिट में रह के करें तो काम कोई भी बुरा नहीं। अगर आप लिमिट क्रॉस करेंगे तो आप कोई भी अच्छे शोबे में भी चले जाएँगे तो आप लोग वो फिर गलत ही कर रहे हो, तो फिर उस गलत कार्य का फ़ायदा नहीं है। घर में बैठ के कमाएँ, काफ़ी लोग मजबूर हैं। मैं ये नहीं कहती कि उनके 2-2 भाई कमाने वाले होते हैं, शौहर कमाने वाले होते हैं। आजकल के जो हालात है, जितने कमाने वाले हैं उतने कम हैं। लेकिन कोई अच्छा तरीका, अच्छा ज़रिया ढूँढें, इस फ़ील्ड की तरफ मत आएँ। इसमें आने से बेहतर है कि आप भूखे बैठ जाएँ, क्योंकि इस फ़ील्ड में इज़्ज़त नहीं है। जी नाज़रीन, आपने रेशम खान साहिबा की तमाम गुफ्तगू जानी।
अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। डिजिटल रंग को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।